क्या आपका मसलन जो रिसर्च जर्नी बड़ी इम्प्रेसिव है कि आपने बैचलर में ही एक रिव्यू पेपर किया, वो भी ऑक्सफोर्ड में। तो मैं आपसे ये मसलन रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो मसलन यंगस्टर हैं हमारे साथ, जो मसलन यूनिवर्सिटीज़ में हैं और वो सोचते हैं कि रिव्यू पेपर लिखना इज़ मोर डिफिकल्ट देन राइटिंग अ रिसर्च आर्टिकल फॉर माय हम्म। पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू। तो आप इसमें बताएँ कि मसलन ये आपने कैसे स्टार्ट किया, और ये एक बड़ी मसलन रियली के इम्प्रेसफुल जर्नी है आपकी कि आपने बैचलर में एक रिव्यू पेपर किया, वो भी इतने अच्छे जर्नल में। तो आप उन स्टूडेंट्स को जो कहते हैं जी हमारे पास रिसर्च आर्टिकल नहीं है, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है और इस तरह की चीजें, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें ऐसी चीज़ है कि बिल्कुल ऐसा ही है। रिव्यू पेपर में हमें बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ने होते हैं और फिर ही हम उनको लिखते हैं। और रिसर्च पेपर इज़ अ सिंपल थिंग कि जो हम अपनी लैब में काम करते हैं, हमने अपने जी। आइडियाज़ जो किए होते हैं उन्हीं को एक्सप्रेस करना होता है। अब रिव्यू पेपर के लिए जो की क्राइटेरियाज हैं, या कोई भी अगर बच्चा है वो अपनी कह लें कि अपनी अपनी पब्लिकेशन करना चाहता है, इट इज़ नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट। आप इनिशियल लेवल के ऊपर कहीं पे भी किसी भी जर्नल में, ज़रूरी नहीं वो बहुत कोई हाई क्वालिटी वाला जर्नल हो, आप उसमें लिखें। अब आपके लिए लिखना कितना आसान है वो मैं आपको बताता हूँ। अपनी चीज़ों को, अपने फ्यूचर प्लानिंग्स को अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने जो अपना रिव्यू पेपर लिखा था, जो मैंने अपना थीसिस किया था बैचलर्स में, उससे पहले मैंने डिफरेंट पेपर्स पढ़े थे। मैंने उन्हीं पेपर्स को पढ़ के अपना रिव्यू पेपर जो है वो लिख लिया। उससे मेरे दो काम हो गए, मेरा नॉलेज भी बढ़ गया जो मैंने अपना थीसिस करना था, और एट द सेम टाइम मैंने उसको एक जो लिटरेचर रिव्यू की शक्ल में मैंने एक वो रिव्यू पेपर लिख दिया। आजकल बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, टूल्स आ गए हैं। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश स्किल्स बहुत अच्छी नहीं भी हैं, आप फिर भी जो है वो लिख सकते हैं। आप पहले एक अपना बेसिक ड्राफ्ट तैयार करें। आप सब जो मुझे मुझे भी सब सुन रहे हैं उन सबको एक बहुत ही मैं एक इम्पॉर्टेंट टिप देने वाला हूँ। वो ये है कि देखें, आप अगर कोई रिव्यू पेपर है, समझ लें आपने मेरा रिव्यू पेपर है, आपने उसको देखा कि इसने किस तरह रिव्यू पेपर लिखा है। आप दो तीन और रिव्यू पेपर उठाएं, आप उनको देखें उन्होंने क्या स्ट्रक्चर फॉलो किया। फिर आप अपना जो काम है उसको उसमें फिक्स करें कि यार मैं अपना जो काम है उसको किस तरह अलाइन करूंगा, उसका एक टेबल ऑफ कंटेंट प्रिपेयर कर लें। उसके बाद आप वो तीन चार जो आपने पेपर पढ़े हैं, वो रिव्यू पेपर हैं अगर सपोज, तो आप उनके रेफरेंसेस में जाएं और देखें उन्होंने कहाँ कहाँ से वो पेपर उठाए हैं। आप उन पेपर्स को पढ़ें, उन पेपर्स को देखें, और जो आपने अपना एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाया उसमें चीज़ें फिलअप करना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि हमारी जो हम चीज़ लिख रहे हैं वो किस तरह किसी और इंसान ने प्रेजेंट किया और हमने उसको किस तरह करना है। तो आपको इसमें जो है एक एडवांटेज मिलेगा। और अगर आपकी स्किल्स इंग्लिश में अच्छी नहीं है, राइटिंग में, बाद में आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके अपनी ग्रामर मिस्टेक्स वगैरह जो है इनको रिमूव कर सकते हैं। और लास्ट स्टेज जो है वो पब्लिकेशन की है। आजकल बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है, जैसे विली लाइब्रेरी हो गया, और ऐसे बहुत से एक और है मुझे उनका, फ्रंट टायर्स हो गए, ये वो, वहां पर आप अपना जाके, जरूरी नहीं जर्नल में पब्लिश करना है, आप किसी ऑनलाइन जगह पे जाके अपनी चीज को पब्लिश कर सकते हैं। अगर आपका काम जो है वो इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं भी है, वो फिर भी आपका कहीं ना कहीं पब्लिश हो जाएगा। अब उससे एडवांटेज क्या होता है कि जब आप प्रोफेसर को रीच करते हैं और उसको आप इतनी बड़ी बड़ी बात लिखते हैं कि मैंने मास्टर्स में आपके साथ ये काम करना है, पीएचडी में ये करना है, वो आपकी प्रोफाइल में देखते हैं कि क्या ये बच्चा मेरे साथ वाकई में काम करना चाह रहा है या सिर्फ ये बाहर आना चाह रहा है। तो जब उसको ऐसी कोई चीज़ नज़र आएगी जिससे उसको ये चीज़ समझ आएगी कि इस बच्चे में वो पोटेंशियल है या वो वाकई में रिसर्च करना चाहता है, तो उसकी एक लाइव एग्जाम्पल होगी जो आपने पेपर कहीं पे भी पब्लिश किया होगा। वो ये चीज़ को एक कह लें प्रूफ देगा कि ये बंदा जो है ये वाकई में इंटरेस्टेड है, और ये आपके लिए जो एक मैं समझता हूँ एक गेम चेंजिंग चीज़ होगी। बहुत शुक्रिया। ये बड़ी इम्प्रेसिव स्टोरी है आपकी, और आपने मसन बड़ी मेहनत की है इसके लिए। आपको फिर एक तरह से कंग्रेचुलेशन फॉर दिस सक्सेसफुल जर्नी। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आयरलैंड में अप्लाई करने के लिए आइट्स लाजमी है, या क्या आइट्स के बगैर भी गुजारा हो सकता है? आयरलैंड में एक और सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज है, वो ये है कि अगर आपका आइल्स नहीं भी है तो आप ड्यूलिंगो भी दे सकते हैं। ड्यूलिंगो बहुत ज़्यादा इजी भी होता है और इसकी इतनी ज़्यादा फीस भी नहीं होती। तो आप उस चीज़ को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आयरलैंड में आप आइल्स भी कर सकते हैं, ड्यूलिंगो भी कर सकते हैं, पीटी भी कर सकते हैं, सारी तरह के टेस्ट कर सकते हैं। और जो बात आ गई रिगार्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज की कितनी ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है, तो वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है।
विदाउट, अगर आपके पास इनमें से कोई प्रूफ नहीं है लैंग्वेज, इंग्लिश इंग्लिश की लैंग्वेज का, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी भी आपको एडमिशन नहीं देगी और एट द सेम टाइम एम्बेसी भी नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आयरलैंड का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वाहिद यूरोप की कंट्री है जिसमें इंग्लिश ही बोली जाती है। तो आपको आइल्स या ड्यूलिंगो करना पड़ेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है, ड्यूलिंगो जो है वो मेरा नहीं ख्याल करता ऑस्ट्रेलिया या दूसरे कंट्रीज में चलता है, लेकिन यहाँ चलता है। तो वो सस्ता भी होता है, उसकी फीस भी कम होती है और इजी भी होता है, तो आप वो कर सकते हैं।